हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज रूपाली विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का इतिहास पार्ट 5 है, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले 4 और लेक्चर्स आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज के जो हमारे सब टॉपिक्स है वो क्या है? हिंदी की उपभाषाएं, लिपि एवं अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। तो ये सारी चीज आज हो जाएंगी और आज जो आपका ये टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि कल की क्लास, वो आपकी लाइव क्लास होगी 9 बजे। 9 बजे आपकी लाइव क्लास होगी और इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे हम करेंगे, ठीक है। तो अगर अब ये आपने पूरा किया है तो यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आपका आएगा। तो चलो देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं क्या है, बोलियां कौन सी हैं और वो कौन कौन सी क्षेत्रों में बोली जाती हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया गया है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, इस तरीके से। तो हम एक एक करके सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 5 बोलियां हैं हिंदी की। सबसे पहली देखेंगे तो इसे कहते हैं खड़ी बोली या कौरवी। तो खड़ी बोली या कौरवी की बात करें तो जो इसका उद्भव है वो कहाँ से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ठीक है। और बात करें ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और क्या है, मुरादाबाद है। तो ये इसके क्षेत्र हैं किसके? खड़ी बोली के। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है, यानी खड़ी बोली को ही सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा है? जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली आकार बहुला है, ठीक है। अगला देखेंगे सेकंड क्या है आपकी? पहली तो खड़ी बोली होगी, दूसरी क्या है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा का विकास ये किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। खड़ी बोली का उत्तरी रूप से हुआ था और इसका ब्रजभाषा का मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये है आपका आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और उनके आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पे ये बोली जाती है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों में बहुत संपन्न है, यानी कि ब्रज भाषा में साहित्य भी लिखे गए हैं और लोक साहित्य भी बहुत लिखे गए हैं। ये कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है, यानी कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो भी आपको साहित्य दिखेगा वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। लगभग सारी रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगर आप रीतिकाल की बात करें तो इसके लगभग सारे साहित्य आपको ब्रज भाषा में ही देखने को मिलेंगे। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है, ठीक है। तो ये हमने 2 पढ़ा, पहली खड़ी बोली थी और दूसरी क्या थी? ब्रजभाषा। अगला चलते हैं, अभी ब्रजभाषा के बारे में यहाँ पे है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा कहा जाता है, ठीक है। जैसे खड़ी बोली को खड़ी बोली कहते हैं, लेकिन ब्रज को क्या कहते हैं? ब्रज भाषा कहते हैं। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर इत्यादि ब्रजभाषा के अमर कवि हैं। साथ ही तुलसीदास जी ने भी अपनी कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। तुलसीदास जी की भी कुछ रचनाएं हैं जो कि उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी थी, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, ये सारी। ब्रजभाषा जो है वो देश के बाहर भी बोली जाती है। कहाँ? तजुबेकिस्तान में, जिसे तजुबेकी ब्रजभाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली तीसरी बोली आती है कौन सी? बांगरू, या इसको हरियाणवी भी कहते हैं। तो बांगरू या हरियाणवी, इसका विकास देखिए तो इसका उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है और इसका क्षेत्र क्या है? हरियाणा तथा दिल्ली का जो देहाती भाग है वो है। हरियाणी भाषा भी क्या है? आकार बहुला है। अगली भाषा आपकी बोली आएगी आपकी बुंदेली। तो बुंदेली का विकास अगर हम देखें तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी
होशंगाबाद तथा उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पे क्या बोली जाती है? बुंदेली। बुंदेली भाषा भी क्या है? आकार बहुला है। अगला देखेंगे आप कन्नौजी। तो कन्नौजी का भी विकास जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इस किस किस क्षेत्र में बोली जाती है ये देखेंगे हम। इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। और कन्नौजी भी क्या है? आकार बहुला है। तो ये सारे जो भी हैं आपके 5 भाषाएं हो गई। ये 5 कौन सी भाषाएं हो गई? पश्चिमी क्षेत्र की। अब हम आएंगे पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधी। तो अवधी का उद्भव कहाँ से हुआ? अवधी का उद्भव जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, अर्धमागधी। इसके क्षेत्र क्या क्या है? तो लखनऊ है, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर का कुछ अंश, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबांकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि है। ये सारे अवधी बोलने वाले क्षेत्र हैं। और अवधी में भी साहित्य और लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यानी अवधी भाषा में भी बहुत सारे साहित्य और लोक साहित्य की रचनाएं हुई हैं। प्रबंध काव्य परंपरा का विकास विशेष रूप से अवधी में ही हुआ है। जो आपकी प्रबंध काव्य परंपरा है इसका विकास अवधी रूप में हुआ है। सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना किसमें हुई है? अवधी में हुई है। तो सूफी काव्य और राम भक्ति ये दोनों काव्य किसमें है? अवधी में है। और कृष्ण भक्ति आपने पढ़ा ब्रजभाषा में। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास, नारायण दास, जगजीवन साहब, रघुनाथ दास, राम सनेही, ये लोग क्या है? इसके साहित्यकार हैं। अवधी में लिखा गया सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आपका रामचरितमानस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के बाहर भी बोली जाती है। कहाँ पे? फिजी में। फिजी में अवधी बोलने वालों की संख्या बहुत है, मतलब अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं जो कि अवधी बोलते हैं। दूसरी कौन सी है? बघेली। तो बघेली का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो रीवा, सतना, शहडोल, मैहर और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां पे क्या बोली जाती है? बघेली। अगला आता है आपका छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर आदि हैं। आगे हम देखेंगे कि राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो राजस्थानी क्षेत्र में 4 बोलियां हैं हिंदी की। सबसे पहले आता है आपका पश्चिमी राजस्थानी, जिसे कि आप मारवाड़ी भी कहते हैं। तो इसका अगर आप उद्भव की बात करें तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं देखा जाए तो जोधपुर है, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि। फिर आपका आता है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी जिसको आप जयपुर या ढूंढाड़ी भी कहते हैं। इसके क्षेत्र क्या है आपके? जयपुर है, अजमेर है, किशनगढ़ है। ये सारे पूर्वी राजस्थानी के क्षेत्र हैं। अगला आपका आता है उत्तरी राजस्थानी जिसको आप मेवाती भी कहते हैं। तो इसके क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास के हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसको अहिरवाटी नाम से जानते हैं, जो कि गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद आपका आता है चौथा दक्षिणी राजस्थानी जिसे कि मालवी भी कहते हैं। यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास बोली जाती है। तो ये हो गई राजस्थानी क्षेत्र की बोलियां। अब पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियां हैं। कौन कौन सी? पहली तो है आपकी पश्चिमी पहाड़ी, दूसरी क्या है? मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी की बात करें तो ये जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और मध्यवर्ती पहाड़ी की बात करें तो ये कुमाऊनी तथा गढ़वाली। देखो मध्यवर्ती पहाड़ी में 2 है, एक कुमाऊनी है और एक क्या है? गढ़वाली है। तो कुमाऊनी जो है वो कुमाऊं और गढ़वाली जो है वो गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में है, इसके क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये हो गई आपकी हिंदी की जो भी बोलियां हैं। अब अगला है मतलब इसी का ही बिहार क्षेत्र में कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं। तो बिहार क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं। देखो पहला क्या है? मगही। मगही जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित है।
और ये कहाँ बोली जाती है? तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास बोली जाती है। दूसरा आता है भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है वो मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा उसके आसपास है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक है। भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक फिल्में बनी है, यानी हिंदी की एक ऐसी बोली है भोजपुरी जिसमें बहुत सारी फिल्में बनी है। वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा इसके अनेक धारावाहिक जो हैं वो प्रसारित हो रहे हैं। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है, भारत के बाहर भी बोली जाती है, जैसे सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में भी बोली का क्या है? प्रसार है। भोजपुरी में जो आपका लिखित साहित्य है वो ना के बराबर है, यानी नगण्य है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। अगली भाषा हमारी आती है मैथिली। तो मैथिली जो है वो मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास के। मगही और मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषाएं हैं, यानी लोक साहित्य की बात करें तो काफी सारी रचनाएं आपको मगही और मैथिली भाषा में मिलेगी। मैथिली में साहित्य रचना जो है वो प्राचीन काल से होती आई है। विद्यापति ने मैथिली को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया, यानी विद्यापति ने बहुत ज्यादा योगदान दिया मैथिली में। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंद दास, रंजीत लाल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वरगंधा मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो ये हो गई आपकी सारी बोलियां, हिंदी की जो भी बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं। आगे आती है हिंदी भाषा की लिपि कि हिंदी भाषा की लिपि यानी स्क्रिप्ट कौन सी है। तो भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। ठीक है, नागरी या फिर देवनागरी, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला? 8वीं सदी के गुजराती एक राजा थे, राजा जयभट्ट, इनके लेखों में मिला है। देवनागरी ही हिंदी भाषा की लिपि है, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट है। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिले में बड़ली गांव में प्राप्त शिलालेखों में मिलते हैं। किसके? ब्राह्मी लिपि के। तो ब्राह्मी लिपि के जो नमूने हैं वो बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप, ठीक है, बस्ती के पिपरावा स्तूप और अजमेर के बड़ली गांव में जो भी शिलालेख हैं वहां पे आपको मिलेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किया था, यानी जो भी भारतीय भाषा है उनको देवनागरी में ना लिख के रोमन लिपि में लिखने का प्रस्ताव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसी प्रकार अबुल कलाम आजाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया था। अबुल कलाम आजाद ने भी रोमन लिपि का समर्थन किया। रोमन लिपि यानी जैसे कि हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश हम रोमन लिपि में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी भाषा का। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रनाड़े ने किया। अगला देखेंगे आप हिंदी का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप क्या क्या है? तो हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है, आप जानते हैं इस बात को। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इस समय संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका, ये सारे देशों में अन्य भाषा के रूप में हिंदी अध्यापन के प्रति रुचि बढ़ रही है। यानी जो आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लेते हैं उसमें हिंदी पढ़ने के लिए लोग काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है। इनके उपन्यासों में लाल पसीना जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी वो सर्वश्रेष्ठ है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।
म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। फिजी सरकार का सूचना विभाग शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि हिंदी की अनेक पत्रिकाएं जो है वो अलग अलग देशों में बहुत टाइम से जो है वो प्रकाशित हो रही है। फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। इन्होंने सबेरा जो कि वर्ष 1976 में आई थी, धरती मेरी माता वर्ष 1978, करवट वर्ष 1979 आदि उपन्यास और इंसान जाग उठा वर्ष 1959, देखो वे दीप वर्ष 1960, आजादी की किरणें वर्ष 1970, ही रांझा वर्ष 1971 आदि श्रेष्ठ नाटकों का वर्णन किया है। तो फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है और ये इनकी सारी रचनाएं हैं। तो ये पूरा था आपका अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, यानी अंतरराष्ट्रीय भी हिंदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक आपकी भाषा है। यहाँ आप देखेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अब तक कितने कितने सम्मेलन हुए? तो पहला सम्मेलन हुआ आपका 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर, जो कि भारत में हुआ। दूसरा आपका हुआ था 28 से 30 अगस्त के बीच 1976 में, जो कि आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। थर्ड आपका होता है 28 से 30 अक्टूबर के बीच 1983 में, जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ। फोर्थ आपका होगा 2 से 4 दिसंबर 1933 में, जो कि पोर्ट लुई मॉरिशस में होता है। पांचवा हुआ 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन, जो कि त्रिनाद में है वहां पर। छठा आपका हुआ 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन ब्रिटेन में। सातवां हुआ है 5 से 9 जून 2003 परामारिबो सूरीनाम में। आठवां हुआ है 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। नौवां हुआ 22 से 24 सितंबर 2012 में, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद 2015 में हुआ गया 10 से 12 सितंबर भोपाल भारत में। इसके बाद 11वां जो है वो 2018 में मॉरिशस में। ठीक है, तो ये सारी जो है वो आपके फैक्ट्स हैं। यहाँ पे प्रस्तावित इसलिए लिखा गया है क्योंकि 11वां 2018 में ही हुआ मॉरिशस में। 2018 में आखिरी हुआ था, ये हुआ था आपका 18 से 20 अगस्त के बीच में मॉरिशस में। ये उसके पहले का पूरा 2018 से पहले का ये लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रस्तावित दिख रहा है, लेकिन ये हो चुका है 18 से 20 अगस्त के बीच में हुआ था 11वां मॉरिशस में। तो ये रहा आपका पूरा हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी बोलियां हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थान क्या है, ये सारी चीजें। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सारे जितने भी 5 लेक्चर्स हो गए तो 5 लेक्चर्स को आपको रिवाइज करके आना है कल, क्योंकि कल होगा आपका टेस्ट जिसमें कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनका आपको आंसर करना है। कल आपकी लाइव क्लास चलेगी सुबह 9 बजे, तो 9 बजे सब लोग रेडी रहेंगे और 9 बजे आ जाएंगे आप अपनी टेस्ट में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।